बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम को जवाब दिया करें, जोश के साथ जवाब दिया करें। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरोफियत होंगे और आप लोग ओवरऑल अच्छा फील कर रहे होंगे अभी तक। बाकी इंशाल्लाह जैसे हमारी क्लासेस आगे चलेंगी तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह इंश्योर हो जाएगा। हमारी डिस्कशन ऑडिट एंड एश्योरेंस पे स्टार्ट हुई थी इन द प्रीवियस क्लास, और उसमें हमने एक बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट ऑडिट है क्या, इसको एक बेसिक से वे के अंदर बेसिक एग्जांपल के थ्रू हमने सब अंडरस्टैंड किया था। आप इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे, आप फर्म्स में जाएंगे, लेकिन जब तक आपको अपनी लाइन या कोर्स ऑफ एक्शन आपको नहीं पता होगा कि आपका अल्टीमेट स्कोप क्या है, बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप क्या काम करते हैं, उस वक्त तक आप ऑडिट को समझ ही नहीं सकेंगे। क्योंकि बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके पास दो रास्ते होते हैं, या आप किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, जॉब कर लें, या आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन लें। अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप बीइंग कंपनी के सीएफओ लग सकते हैं, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर लग सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज होती हैं जो आप परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हमारा जो ऑडिट का सब्जेक्ट है ये लिंक्ड है प्रैक्टिस के साथ, तो वी विल बी डिस्कसिंग द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अगर एक ऑडिट फर्म बनती है तो ऑडिट फर्म में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और वो हमारे सीए के सब्जेक्ट्स के साथ किस तरह से जाके लिंक होते हैं। क्योंकि यहीं से हमने ऑडिट की डायरेक्शन को सेट करना है। ऑडिट के अंदर जो हमारे काम है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो यहीं से ही हमारी आइडेंटिफिकेशन होगी। देखें, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू जस्ट ओपन द बुक एंड टू रीड आउट समथिंग दैट विल बी नॉट अल्टीमेटली बेनिफिशियल फॉर यू। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि पहले आपको जिस लाइन पे जाना उस लाइन का पता होना चाहिए, मैंने ये कोर्स फॉलो करना है, ये मेरी डायरेक्शन होगी, इस तरीके से मैं इस पर चलूँगा। मैं इसमें आपकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आई एम आल्सो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट। मैं साइकिलिंग करता हूँ, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर करता हूँ। तो वी हैड कंपटीशन ऑन सैटरडे, जो लास्ट सैटरडे हमारा हुआ, तो इसमें उस कंपटीशन के लिए, वन डे कंपटीशन के लिए वी प्रिपेयर्ड फॉर 8 मंथ्स। हमने 8 महीने की प्रिपरेशंस की थी, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द एरिया, जिस एरिया में हमारा कंपटीशन होना है, टीम्स कौन कौन सी होती हैं, एयर की डायरेक्शंस कहाँ पे किस तरह से होंगी, कहाँ पे हमें ज़्यादा पावर आउटपुट लगाना पड़ेगा, कहाँ पे पावर आउटपुट हमारा कम होगा। फिर हम जो है वो टीम कोऑर्डिनेशन किस तरह से करेंगे, टीम प्लानिंग किस तरह से करेंगे, कौन लीड आउट करेगा, कौन पीछे आएगा, किस तरीके से हम अपने इवेंट को लेके चलेंगे। तो 8 मंथ्स टुक ओनली फॉर द प्रिपरेशन। लेकिन एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द प्लानिंग। जो प्लानिंग होती है किसी चीज़ की भी, चाहे आप अपने किसी सब्जेक्ट को देखें, सीए के किसी सब्जेक्ट को देखें, तो प्लानिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर सिंपल ओपन करके बुक आप कोई टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे, आई एश्योर यू कि उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। शॉर्ट टर्म शायद आपको लग रहा होगा कि वी मे गेट सम इंफॉर्मेशन या मेरा टाइम वेस्ट हो गया है, ऐसा नहीं है। प्लानिंग से कभी टाइम वेस्ट नहीं होता। प्लानिंग से आपकी एग्जीक्यूशन जो होती है वो बहुत अच्छी परफॉर्म होती है। तो इस पूरे जर्नी में इंशाल्लाह वी विल बी मोर फोकस्ड ऑन द प्लानिंग। हर चीज़ की प्लानिंग पे बड़ा फोकस होगा कि प्लान आउट करें, देन एग्जीक्यूशन विल बी इजी फॉर यू ऑल। तो हमारी जो डिस्कशन है वो ऑडिट फर्म के परस्पेक्टिव से चलने लगी है कि ऑडिट फर्म के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसमें हमारा जो फंक्शन है, जो ऑडिट का फंक्शन है, वो किस तरीके से काम करेगा। तो अगर हम ऑडिट फर्म की बात करें तो देयर इज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, लाइक वन ऑफ द डिपार्टमेंट इज टैक्सेशन डिपार्टमेंट। टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर फिर दो तरह के या दो से ज़्यादा तरह की चीज़ें आती हैं। एक आपका इनकम टैक्स आता है, फिर आपका सेल्स टैक्स आता है, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आती है, एंड सम ऑफ सर्टेन कस्टम्स जो होते हैं, कस्टम्स के जो लॉज होते हैं वो आपके इसमें कवर्ड होते हैं। सो इट्स ऑल एरिया इज कवर्ड इन कैफ 2, आई थिंक सो। कैफ 2 इज द टैक्सेशन सब्जेक्ट। तो ये एरिया आपका कैफ 2 के अंदर जो है वो कवर्ड है। देन देयर कम्स विद द ईआरपी डिपार्टमेंट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। हर कंपनी के अंदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं जो इंफॉर्मेशन को और डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, ये इनका काम आपकी सारी चीज़ों को मैनेज करना था। टू व्हाट थिंग्स, कि हर जो आपकी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग है किसी सिस्टम के थ्रू हो रही हो, लाइक ओरेकल है, एसएपी है, आपने
कहीं ना कहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपनी बेसिक लेवल की ली होगी। क्योंकि हमारा फोकस नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ टू एवरी डिपार्टमेंट, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द ओवरऑल होलिस्टिक व्यू ऑफ द फर्म्स कि फर्म्स के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। देन देयर इज एडवाइजरी डिपार्टमेंट, और एडवाइजरी डिपार्टमेंट के फर्दर दो या इससे ज़्यादा फंक्शंस बन सकते हैं। एक इसमें आता है रिस्क एडवाइजरी, एक आता है फाइनेंशियल एडवाइजरी। रिस्क एडवाइजरी से मुराद क्या है? रिस्क को मैनेज करना। हर कंपनी को, हर बिजनेस को मुख्तलिफ रिस्क होते हैं। कल हमने एक एग्जांपल ली थी गाड़ी परचेज करने की, तो गाड़ी परचेज करने में क्या रिस्क था? गलत गाड़ी परचेज कर लेंगे, ऐसी गाड़ी परचेज कर लेंगे जिसका इंजन ठीक नहीं है, टायर ठीक नहीं है, उसकी बॉडी पेंट हुई हुई है, हमारी उससे यूटिलिटी पूरी नहीं हो सकती। दिस इज द रिस्क। हर बिजनेस को भी इस तरह से रिस्क होते हैं। बिजनेस के लिए क्या रिस्क होगा कि बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिविटी अचीव ना कर पाए। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस? टू अर्न द प्रॉफिट्स। वेरी सिंपल। अगर एक कंपनी अपने प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पाएगी, दैट विल द बिजनेस रिस्क फॉर द कंपनी। सो हाउ टू मैनेज दोज रिस्क? हमने उस रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है? इन दैट सिनेरियो, इन द ऑडिट फॉर्म, वी आर एट द ऑडिट क्लाइंट, यानी हम ऑडिट जो क्लाइंट है हमारा, हम उसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई आपको? यानी कि एडवाइजरी फंक्शन होता है, इन दिस केस यू आर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? दे ऑडिट के अंदर हमने क्या बात की थी कल? अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, याद करें। जो आपने गाड़ी परचेज करनी थी, आपके जो दोस्त जो थे, सॉरी, गाड़ी मैंने परचेज करनी थी, आपने सेल करनी थी, और ये आपके दोस्त थे। इन्होंने आपसे, मैंने पूछा कि गाड़ी कैसे, तो आपने कहा जी मेरा दोस्त इंजीनियर है, ऐसे पूछ लें। तो मेरी इनके ऊपर रिलायंस क्यों नहीं थी? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं थे। क्यों नहीं इंडिपेंडेंट थे? क्योंकि ही वॉज लिंक्ड विद द क्लाइंट। अब अगर मैं बात करूं, मैं किसी क्लाइंट को एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा हूं, यानी बीइंग ऑडिट फर्म, हम क्लाइंट को एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं। यानी क्लाइंट मेरे पास आया है, उसने कहा जी मुझे बुक कीपिंग कर दें, मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर दें, मेरे लिए कुछ एसओपीज डेवलप कर दें, मुझे अकाउंटिंग सिस्टम लगा दें। अब अगर इसी केस में मुझे उस कंपनी को ऑडिट करना पड़ जाए, तो क्या मैं उस केस में इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंपनी हूंगा? नहीं हूंगा। ये बात समझ आ गई आपको? तो जो एडवाइजरी फंक्शंस होते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजरी का फंक्शन होता है, इसमें आप मैनेजमेंट के रोल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप क्या कर रहे होते हैं जी? मैनेजमेंट के रोल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर इसमें फर्दर कॉर्पोरेट एडवाइजरी भी आ जाती है आपकी। कॉर्पोरेट एडवाइजरी आपका कैफ 7 कंपनी लॉ का जो सब्जेक्ट है, उसमें लाइक फॉर्म्स की फाइलिंग्स होती हैं, आपके फॉर्म 9 की फाइलिंग होना, पढ़े आपने चीजें वाली कंपनी लॉ पढ़े हैं? तो कंपनी लॉ की जितनी एडवाइजरी होती है, लाइक डायरेक्टर्स के इलेक्शंस करवाने हैं, आपने उनकी एनुअल जनरल मीटिंग के डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, शेयर ट्रांसफर का कोई काम करना है, तो एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर द कॉर्पोरेट एडवाइजरी। तो एडवाइजरी फंक्शन में रिस्क एडवाइजरी होती है, फाइनेंशियल एडवाइजरी होती है, और आपकी कॉर्पोरेट एडवाइजरी होती है। एंड फाइनली जिसके ऊपर आज हमारी डिस्कशन होनी है, दिस इज द अश्योरेंस डिपार्टमेंट। अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज कर लें। अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? श्योरिटी देना। श्योरिटी क्या होती है? गाड़ी परचेज करने आया, तो मैंने किसी इंजीनियर को कहा कि मुझे गाड़ी को चेक करके बताएं गाड़ी ठीक है या नहीं है। उसने मुझे क्या दी थी? श्योरिटी। श्योरिटी किस चीज की? कि गाड़ी ठीक है या नहीं है। अब ये श्योरिटी हम किस चीज के बारे में दे रहे हैं? ये श्योरिटी हम किस चीज के बारे में दे रहे हैं? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में दे रहे हैं। तो वर्ड इज अश्योरेंस। अश्योरेंस का वर्ड कहां से ड्राइव हो? श्योरिटी से। श्योरिटी अबाउट व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें फिर फर्दर आपकी दो सर्विसेज बनती हैं। एक प्योर अश्योरेंस है जी, और एक आपकी बनती है नॉन अश्योरेंस। अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर दो मेन कैटेगरीज बनती हैं। एक अश्योरेंस का डिपार्टमेंट आता है और दूसरा नॉन अश्योरेंस का डिपार्टमेंट आता है। अब अश्योरेंस का मतलब क्या है? श्योरिटी देना।
इसकी फिर आगे फर्दर 2 टाइप्स बनती हैं, बल्कि आप फॉर द टाइमिंग 3 लिख लें, 1 2 एंड 3। ये बेटा आपने ना कॉन्सेप्चुअली समझना है, रट्टा लगाने की जरूरत यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यू शुड अंडरस्टैंड जो मैं बातें कर रहा हूँ आपके ज़हन में बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमने क्या बातें की। पहले नंबर पे आता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, दूसरे नंबर पे आता है रीजनेबल एश्योरेंस, तीसरे नंबर पे आता है लिमिटेड एश्योरेंस। 3 वर्ड यूज हुए हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? 100%। रीजनेबल का मतलब क्या है? लेस देन 100%। और लिमिटेड क्या है? लिमिटेड का मतलब क्या होगा? परसेंटेज कुछ नहीं होती, ये मैंने वैसे उसके लिखे। लिमिटेड का मतलब होता है थोड़ी सी एश्योरेंस, थोड़ी सी। अब अंडरस्टैंड करें, चले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने गाड़ी परचेज करनी थी, मैंने इंजीनियर को बुलाया, मैंने कहा गाड़ी इंस्पेक्ट करके बता दो। उसने कहा ये गाड़ी है जी, ये गाड़ी पड़ी है जी, इस गाड़ी के टायर इस तरह से हैं, बॉडी ठीक है, इंजन की कंडीशन ठीक है। अब मुझे बताएं, ये सारी उसने मुझे बात कर दी है, फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहने के चांस है। उसकी रीजन क्या है? क्यों रहने के चांस है? क्या चीज? परफेक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो एग्जांपल दे दें। हो सकता है उसका नॉलेज लिमिटेड हो। दूसरी बात और क्या हो सकती है? जब उसने गाड़ी को टेस्ट कर रहा था, हो सकता है उसको गाड़ी ठीक परफॉर्म कर रही हो, उसने फौरन गाड़ी की ट्यूनिंग कराई हो, कोई उसने चेकअप करवा के लाया हो, वो जो मसले मसाइल थे उनको छुपा के लेके आया हो। आप देखें, अगर बिलफरज मैंने एक गाड़ी बेचनी है और मुझे पता है उस गाड़ी के अंदर जो है वो इंजन के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है वो ख़राब है, और अगर उसकी आवाज़ को ख़त्म करना है तो फॉर द टाइमिंग मुझे उसके अंदर एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट लगा दूंगा तो उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, तो वो चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी। अब यहाँ मेरी नीयत क्या है? एक गलत चीज़ को छुपाने की नीयत है। अब अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स में हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अच्छा, आप 1 by 1 चलते हैं कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते। जी, कोई आप एग्जांपल बता सकते हैं कि हम एब्सोल्यूट 100% एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? फाइनेंशियल गुज़े में के लिए क्या है, कोई जनरल बात बता दें, स्पेसिफिक बात बताने की जरूरत नहीं है। क्या चीज? ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये फ्रॉड है ना। ये क्या है? जिन्होंने बात किया कि एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, अप्लाइज कर देंगे ताकि प्रॉफिट कंपनी के बढ़ जाए, ये क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड जब किया जाता है तो किस नियत के साथ किया जाता है? दिखाने की नियत से किया जाता है या छुपाने की नियत से किया जाता है? दिखाने की नियत से किया जाता है या छुपाने की नियत से? छुपाने की नियत से किया जाता है। अगर कोई चीज छुपाने की नियत से की जाए तो क्या आइडेंटिफाई हो सकती है? मुश्किल होती है। आइडेंटिफाई नहीं भी हो सकती, आइडेंटिफाई हो भी सकती है। अब मुझे चीज बताएं, अगर एक चीज मैनेजमेंट ने इस नियत से ही किया, छुपाने की नियत से, और मैं वहां पे जा रहा हूं सिर्फ 1 महीने के लिए, क्या मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि मैं सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकूं? देखें ना, फाइनेंशियल बनाने में कितना टाइम लगता है। देखिए फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का ये एंड है 1 जनवरी 2025, तो एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2025 पे। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कम से कम 1 महीना मैनेजमेंट को लगा अपने फाइनेंसेस को बनाने के लिए, तो क्या डेट आ गई जी? 31 जनवरी 2026 हो गया। फिर उन्होंने ऑडिटर को बुलाया, ऑडिटर ने कम से कम ऑडिटर को उन्होंने बुलाया फेब के मिड से, फॉर एग्जांपल के 1.5 मंथ्स लगे ऑडिटर को। 15 फेब से लगा लें 15 दिन, और मार्च 31 मार्च। अब एक फाइनेंशियल जिसको बनाने पे कम से कम 13 महीने लगे, 12 महीने का पीरियड था, 1 महीना कंपाइलेशन पे लगा है, उस पूरे के पूरे डाटा को क्या मैं 1.5 महीने के अंदर वेरीफाई कर सकता हूं? हाँ ना में जवाब दें। क्या ये सारे डाटा को मैं 1 महीने में वेरीफाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अब मैं अगर सारे डाटा को वेरीफाई नहीं कर सकता तो फिर मैं क्या करूंगा? सैंपल सेलेक्ट करूंगा। क्वांटिटी मेथड में आपने पढ़ा था कि जब एक पॉपुलेशन में आइटम ज्यादा हो तो वी नेवर टेस्ट द 100% बट वी गो फॉर द सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या है? लेस देन 100% आइटम्स को क्या करना? सिलेक्ट करना। सैंपलिंग क्या होता है? लेस देन 100% आइटम को सिलेक्ट करना।
जब मैंने आइटम ही 100% टेस्ट नहीं किए तो क्या मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता हूं? जब मैंने आइटम ही 100% टेस्ट नहीं किए तो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। यहां तक बात समझ आ गई आपको? अच्छा, फिर दूसरी बात, मैं कहता हूं जी ठीक है 1.5 महीने का टाइम है, मैं काम करता हूं, मैं यहां पे क्लाइंट से फीस मैंने लेनी थी फादर 5 लाख रुपए। क्लाइंट से फीस कितनी थी ऑडिट की? 5 लाख रुपए फीस थी। बेटा ये प्रैक्टिकली बातें हैं, ये बुक के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, वहां पे सिर्फ एक छोटी छोटी डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन उसकी बैक एंड की लॉजिक क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। फी कितनी है जी? 5 लाख रुपए। ऑडिट मैनेजर का टाइम लगना 15 दिन का इसके ऊपर, सुपरवाइजर के लगने हैं 1.5 मंथ्स, 4 जूनियर हैं इनके टाइम लगना है 1.5 मंथ्स। मैनेजर की सैलरी है 1.5 लाख रुपया, 15 दिन की सैलरी कितनी होगी? 75,000। सुपरवाइजर की 1.5 मंथ लगना है, सुपरवाइजर की 1 लाख रुपए सैलरी है, तो 1.5 महीने का कितना लगा उसका? 1.5 लाख। 4 जूनियर्स हैं तो एक जूनियर का स्टाइपेंड है तकरीबन कोई 30,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करें कितना बनता है जी? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 180,000। अब नेट प्रॉफिटेबिलिटी निकालें इस क्लाइंट से, मुझे कितने पैसे बचेंगे ऑडिट करने के बाद? कितना बचे जी? 190,000। पूरा ऑडिट क्लाइंट करने के बाद फर्म को कितने बचे जी? 1,95,000 बचे। सिर्फ 95,000, सिर्फ 95,000 बचे। अब मैंने कहा कि भाई मैंने एब्सोल्यूट एश्योरेंस देनी है, मैं काम करता हूं, मैं मैनेजर को एक मैनेजर की जगह 2 मैनेजर लगा देता हूं, कितनी कॉस्ट होगी जी? 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट होगी। एक की जगह 2 मैनेजर लगाने पड़े क्योंकि मैंने 100% वेरिफिकेशन करानी थी। एक सुपरवाइजर की जगह पे 2 सुपरवाइजर लगाने पड़ेंगे, कितनी कॉस्ट होगी? डबल कर दें। 4 जूनियर की जगह पे मुझे 8 जूनियर लगाने पड़ गए, कितनी हो गई? फी कितनी है? अब क्या हो गया है? लॉस कितना है? कितना? 3,80,000 रुपए का मुझे, 3 लाख जो भी है, 3,10,000 रुपए का मुझे क्या हो गया? लॉस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमारे क्लाइंट्स के ऊपर काम करने के लिए कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ी होती है। क्या इनकर करनी पड़ी होती है? कॉस्ट। अब अगर मुझे कॉस्ट ही उसके ओवररन हो जाती है तो मुझे उस ऑडिट करने का क्या फायदा? देखो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने के लिए 100% टेस्टिंग की तरफ जाऊंगा। 100% टेस्टिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए? ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए। तो क्या ये मेरे पास इतना वैल्यूएबल काम है कि मैं इसके ऊपर ज्यादा रिसोर्सेज लगा के उसके ऊपर जो है वो 100% एश्योरेंस दूं? तो कॉस्ट ओवररन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉस्ट है ओवररन हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है आपको? तो जब कॉस्ट ओवररन हो जाएगी तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम नहीं दे सकते। एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि कॉस्ट हमारी उसकी ओवररन हो जाएगी अगर हम ज्यादा रिसोर्सेज के थ्रू 100% टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? एक छोटी सी एग्जांपल आपने मुझे बतानी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का नाम सुना हुआ आपने? इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? एस्टीमेट। एस्टीमेट क्या होता है? अंदाजा किस चीज के बारे में होता है? अंदाजा किस चीज के बारे में होता है? फ्यूचर के बारे में। अंदाजा किस चीज के बारे में होता है? फ्यूचर के बारे में होता है। अब अगर ये चीज फ्यूचर की है तो क्या आज के दिन पे हमें कंफर्म है कि यही होगा? वो उस अमाउंट से ज्यादा भी हो सकती है, वो उस अमाउंट से कम भी हो सकती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बहुत ज्यादा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। ले आए एग्जांपल दे, कौन कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं? एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, और डेप्रिसिएशन, वेरी गुड, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, और बताएं जी प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, कोई लीगल केस है उसकी कोई प्रोविजन, हर चीज क्या है? एवरीथिंग इज अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट की कंफर्मेशन कब होती है? फ्यूचर में जब एक्चुअल इवेंट इनकर्ड हो जाता है। आज के दिन के ऊपर हमारे फाइनेंशियल्स में कई ऐसी फिगर हैं जो अकाउंटिंग एस्टिमेट की बेस पे बनी हुई हैं। अब एक वो चीज जिसके बारे में वी आर नॉट 100% श्योर कि ये ऐसे ही फ्यूचर में इनकर होगी या नहीं होगी, तो क्या मैं उसके ऊपर एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता हूं? अब रैशनैलिटी की बात करें ना, एक चीज है ही हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल क्या है? एक अजम्पशन बेस्ड फिगर है। जब एक चीज ही अजम्पशन बेस्ड है, मैं कैसे कह दूं कि ये ऐसे ही होगा? हो सकता है फ्यूचर में जाके मुझे उसकी रिवर्सल बुक करनी पड़ जाए, हो सकता है मुझे उसमें ज्यादा एक्सपेंस बुक करना पड़ जाए। तो जो फिगर्स हैं
वो इटसेल्फ कंक्रीट अभी आज के दिन पे नहीं है। किस वजह से? अकाउंटिंग एस्टीमेट की वजह से। और जब अकाउंटिंग एस्टीमेट इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर आप उस चीज के बारे में 100% श्योरिटी नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल मैं श्योरिटी दे दूं जी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% ठीक है। अब हो क्या, एक महीना गुजरे, एक महीने के बाद कंपनी के अगेंस्ट डिसाइड हो जाए और कंपनी ने अपनी बुक्स में उसकी प्रोविजन है बुक नहीं की हुई थी। शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ने जब बैठे मीटिंग में तो उन्होंने कहा कि ऑडिटर ने तो कहा था हर चीज 100% ठीक है, ये तो एक महीने के बाद ही हमें कम से कम 2 लाख रुपए की ज्यादा प्रोविजन बुक करनी पड़ गई है, तो हमें तो जेब से पैसे देने पड़ जाएंगे। तो ये तो इसका मतलब है ऑडिटर की रिपोर्ट है ठीक नहीं है। क्यों उसने ये कहा? क्योंकि मैंने 100% श्योरिटी उसको कह दिया। एक्चुअली 100% श्योरिटी दे ही नहीं सकता था उस चीज के ऊपर। समझ आ रही है ना? ऊपर से तो नहीं गुजर रही? क्लियर है ना यहां तक बात? तो जनाब इसके अलावा कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं, तो जैसे हम अपनी स्टडी को आगे कंप्लीट करेंगे तो उसमें हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द वन थिंग व्हिच इज कंफर्म हियर, वी कैन नॉट गिव द 100% श्योरेंस, वी कैन नॉट गिव द 100% श्योरेंस। देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस, देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशन जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट श्योरेंस नहीं दे सकते, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट श्योरेंस हम नहीं दे सकते। देन देयर कम्स विद द रीजनेबल एश्योरेंस एंड द लिमिटेड एश्योरेंस। ये दोनों आप एश्योरेंस इसको दे सकते हैं। रीजनेबल का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्या होता है जी? हाई लेवल, बट नॉट एब्सोल्यूट। हाई लेवल है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब क्या है? जमाइयां आने का मतलब है क्लास में आपको या समझ नहीं आ रही या आपकी नींद पूरी नहीं है। तो ये अब आपको बेहतर पता है कि जमाई आई है तो नींद पूरी नहीं है या समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही जी? नहीं आ रही समझ? आ रही समझ? चलिए आप जमाई नहीं आनी चाहिए फिर। हाई लेवल है, नॉट एब्सोल्यूट, यानी 100% नहीं है। जब एक चीज 100% नहीं है तो एब्सोल्यूट तक वर्ड खत्म हो गया ना, फिर लेस देन 100% पे चले गए। अब लेस देन 100% की जो आपकी एश्योरेंस है ये, और फिर एक लिमिटेड एश्योरेंस, इसमें फर्क क्या हुआ? है तो ये भी 100% नहीं है, ये भी 100% नहीं। ये हाई लेवल है, ये लिमिटेड है, ये थोड़ी ज्यादा है, ये थोड़ी कम है। तो फिर फर्क क्या हुआ? थोड़ी ज्यादा की एश्योरेंस वर्सेस थोड़ी कम की एश्योरेंस। थोड़ी ज्यादा की एश्योरेंस क्या होगी? रीजनेबल। थोड़ी कम की एश्योरेंस क्या होगी? लिमिटेड। अब जो रीजनेबल एश्योरेंस है ये हम देते हैं ऑडिट की केस में। किस केस में देते हैं जी? ये जो नॉर्मल ऑडिटर्स होते हैं उस केस में हम अपनी रीजनेबल एश्योरेंस। लिमिटेड फिर किस में देंगे? रिव्यू की केस में। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि एक सर ने वर्ड ऑडिट के लिख दिया है, एक सर ने वर्ड रिव्यू के लिख दिया, तो देयर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट एंड रिव्यू। आप मेरे पास आते हैं, अपना पेपर लेके आते हैं, कहते हैं सर एक ये आई कैप ने मेरा रिजल्ट आया था, मैंने पेपर दिया था, अनफॉर्चुनेटली खुदा न खासा मेरा पेपर रह गया। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और बच्चों की बात कर रहा हूँ, आप इंशाल्लाह पास करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे पास लेके आए कि सर ये मैंने पेपर लिखा था, आप सर इसको रिव्यू करके बताएं कि जो मैंने लिखा था वो ठीक है या नहीं। तो मैंने सर से देखा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बेसिक लेवल को 2-5 सफ़े लग तो ठीक रहा है, पता नहीं गलती तुम्हारी किसी एरिया में होगी, मतलब मुझे लगता है शायद ड्राफ्टिंग में तुम्हारा मसला लग रहा है शायद। वर्ड क्या मैंने यूज़ किया? शायद। मैंने क्या कहा? कितनी देर लगाई होगी? मैंने हार्डली 5-7 मिनट लगाए होंगे। मैंने कोई डिटेल में गया हूँ? क्या मैंने क्वेश्चन पेपर मंगवाया है? क्या मैंने सजेस्टेड सॉल्यूशन मंगवाया है? क्या मैंने एक एक सिलेबस के कंटेंट के साथ जाके चीज़ों को लिंक किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया है? एक डन इवेंट को पकड़ा है और एक सरसी सा रिव्यू मार लिया है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। मैंने कहा कि इसमें तो कोई खास गलती लग नहीं रही, लेकिन जो गलती लग रही है वो ये है मेजर पॉइंट के तौर पे, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर। मैंने क्या डिटेल में टेस्टिंग की है उसके ऊपर? नहीं की। अच्छा, अब एक आप आते हैं मेरे पास, मैं एग्जामिनर हूँ, आपका पेपर मेरे पास आता है, मैं पेपर पकड़ता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि बच्चे ने जो सवाल पूरे अटैम्प्ट किए हैं नहीं किए, पेजेस चेक करता हूँ उसने कंप्लीट हर लिहाज से उसमें अपनी चीज़ें लिखी हैं नहीं लिखी, साइडों से चेक किया कि क्वेश्चन नंबर बाहर तो नहीं आ रहे, क्वेश्चन नंबर अपनी फॉर्मेशन के अंदर है। फिर मैंने देखा कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि बच्चे ने एक सवाल को 2-2 दफ़ा रिपीट कर दिया हो। समटाइम ये भी बच्चे करते हैं कि पहले नंबर पे सवाल एक दफ़ा किया, आगे सवाल नहीं आता था, 3-4 सवाल और किया, उसके बाद फिर दोबारा पहला सवाल अटैम्प्ट कर दिया। तो एग्जामिनर को क्या देने की कोशिश करते हैं? चकमा। तो भाई आगे, लेकिन क्वेश्चन की सीक्वेंस चेंज कर देंगे।
तो मैंने सारी वो चेक कर ली कि हर लिहाज से क्वेश्चन ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है जी, अब ज़रा सोल्यूशन चेक करते हैं वन बाय वन। फिर मैंने सवाल पढ़ के मैंने क्वेश्चन को चेक करना शुरू किया। मैंने देखा इसमें ग्रामर की मिस्टेक्स, इसमें फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ठीक लिखा है या नहीं लिखा, सीक्वेंस ऑफ नॉलेज ठीक है या नहीं है, लिंक किसने ठीक तरीके से बनाने की कोशिश की है या नहीं की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डिटेल में प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ। डिटेल में क्या कर रहा हूँ, प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, अब क्योंकि मेरे इस डिसीजन की बेस के ऊपर बच्चा या पास होगा या फेल होगा। मेरे इस डिसीजन की बेस पे बच्चा क्या होगा, पास होगा या फेल होगा। अब मैंने उसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया, मैंने डिटेल एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स लगाए, मैंने रिव्यू नहीं किया, मैंने बहुत डिटेल में काम किया। उसके बाद एक रिजल्ट बना दिया और उस रिजल्ट की बेस के ऊपर बच्चा या पास हो गया या फेल हो गया। अब बिलफर्ज बच्चा पास हो गया तो बच्चा खुश है। अब खुदा ना खासा बच्चा फेल हो गया है तो बच्चा क्या करेगा, उसका रिव्यू करवाएगा। अब रिव्यू के केस में जब एग्जामिनर के पास क्वेरी जाएगी तो क्या वो उतनी ही डिटेल में टेस्ट करेगा जितनी डिटेल में उसने पहली दफा चेक किया था? नहीं, वो क्या करेगा, वो सिर्फ बेसिक लेवल के प्रोसीजर्स लगाएगा। वो बेसिक लेवल के प्रोसीजर्स क्या होंगे, रिव्यू करेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे हैं, किसी जगह पे कोई मिसिंग तो नहीं कर दिया, कोई मार्क काउंटिंग के अंदर इशू तो नहीं हुआ। ये देखकर खाली उसकी बेस पे क्या रिजल्ट बता देगा कि हमने रिव्यू किया है और कोई चेंज नहीं आई। हमने रिव्यू किया, हमें कोई चीज ऐसी नहीं लगी जिस बेस पे हम ये डिसीजन करें कि जो ओरिजिनल मार्कशीट थी वो गलत थी। जरा मेरी स्टेटमेंट फोकस करें। पहले रिजल्ट आया, आप पास हो गए, उसने सिंपली क्या कहा दिया जी कि आप यू आर पास्ड, ये लिख दिया ना, पास। चलिए पहले एग्जामिनेशन की बात करते हैं। दो ऑप्शन हो सकती हैं, पास फेल। पास हुए तो आपने डू नथिंग, जाहिर बात आपने इसमें आप क्या करना है। फेल हो गए, आपने कहा जी रिव्यू करवाना। जब आपने रिव्यू करवाना है तो रिव्यू करवाने के बाद जो प्रोसीजर लगे वो कौन से थे, लिमिटेड प्रोसीजर थे। प्रोसीजर कौन से थे, लिमिटेड थे। जब आपको स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा आफ्टर परफॉर्मिंग रिव्यू we found that there is nothing wrong that we should revise original result। यहां पे कोई ऐसी गलती नहीं मिली जिसकी बेस पे हम ये कहें कि ओरिजिनल रिजल्ट को रिवाइज करने की जरूरत है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई उस रिजल्ट को आप एक्सेप्ट कर लें, उस रिजल्ट को आप एक्सेप्ट कर लें बेस्ड ऑन आवर रिव्यू प्रोसीजर्स। यानी कि जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए उसकी बेस पे हम ये कहते हैं कि कोई ऐसी गलती नहीं आइडेंटिफाई हुई जिसकी बेस के ऊपर आपको ओरिजिनल रिजल्ट क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए। ये बात समझ आ गई आपको? इसका मतलब क्या है, मैं नेगेटिव इंश्योरेंस दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, नेगेटिव इंश्योरेंस। किस बेस पे, उन प्रोसीजर की बेस के ऊपर जो मैंने परफॉर्म किए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, रीजनेबल इंश्योरेंस के केस में क्या होगी आपकी, पॉजिटिव इंश्योरेंस होगी। पॉजिटिव इंश्योरेंस क्या है, पास। पॉजिटिव इंश्योरेंस क्या है, पास। लिमिटेड इंश्योरेंस क्या होगी, नेगेटिव। अब मैं जरा इसको फाइनेंशियल्स के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट की हम रिपोर्ट देते हैं उसकी वर्डिंग आपको बताता हूं। अगर कोई रीजनेबल इंश्योरेंस होगी तो हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये कब देंगे हम, ये वाली स्टेटमेंट कब देंगे, जब हमारी रीजनेबल इंश्योरेंस होगी। रीजनेबल इंश्योरेंस किस केस में होती है, ऑडिट के केस में होती है। तो उसकी वर्डिंग क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब दूसरी इंश्योरेंस क्या है, लिमिटेड। इस केस में हम करेंगे नथिंग हैज कम टू आवर attention that cause us to believe that financial statement
डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी जो मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उसकी बेस पे मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिस बेस पे मैं ये कहूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। नेगेटिव नेगेटिव, नफी 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 जमा। यानी यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि भाई मैंने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उसकी बेस पे मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसकी बेस पे मैं ये डिसाइड करूं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इस केस में मैंने क्या वर्ड यूज किया था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। आप स्टेटमेंट की वर्डिंग में समझ आई आपको बात की नहीं आई समझ? यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मैं उनको बता रहा हूं होपफुल कि भाई नो वरीज, मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रोसीजर मैंने परफॉर्म किए हैं इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने डिटेल प्रोसीजर है नहीं परफॉर्म किए। इस केस में मैंने डिटेल प्रोसीजर है नहीं परफॉर्म किए, बल्कि मैंने कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं? थोड़े से, लिमिटेड। उन प्रोसीजर की बेस पे, यानी कि कौन से प्रोसीजर जो मैंने यहां परफॉर्म किए हैं उनकी बेस पे मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसकी बेस पे मैं ये कह सकूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। यानी कि मैं उनको ये बता रहा हूं कि मैंने थोड़े से प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, उन थोड़े से प्रोसीजर्स की बेस के ऊपर मुझे कोई ऐसी गलती नहीं मिली जिसकी बेस पे मैं सिर्फ ये कह दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। और यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। हाँ जी बताओ भाई, डिफरेंस क्या है? अच्छा ये बताओ डिटेल प्रोसीजर किस में होते हैं, रीजनेबल में या लिमिटेड में? रीजनेबल में। ओपिनियन की टाइप रीजनेबल में कौन सी होगी? पॉजिटिव। लिमिटेड केस में कौन सी होगी? नेगेटिव। क्या रीजनेबल 100% है? रीजनेबल की फिर डेफिनेशन क्या होगी? और दूसरी बात क्या मैंने की थी? हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट। लिमिटेड की डेफिनेशन क्या होगी? थोड़ी सी कम, बहुत कम। अच्छा वर्डिंग में क्या फर्क था जी? वर्डिंग जो थी रीजनेबल एश्योरेंस में हम क्या कहते हैं रिपोर्ट ड्राफ्ट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और लिमिटेड में हम क्या कहते हैं? अपनी जबान उर्दू में बता दें, पंजाबी में बता दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से हम ये कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है नहीं है। अब ये सारा ही आपका डिफरेंस है रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस का। अब रीजनेबल एश्योरेंस किस केस में दी जाती है? रीजनेबल एश्योरेंस किस के ऊपर दी जाती है? ऑडिट की फॉर्म में या रिव्यू की फॉर्म में? और लिमिटेड एश्योरेंस किस फॉर्म में दी जाती है? रिव्यू की फॉर्म में। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि फिर ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? अब ये बताने जा रहा हूं मैं आपको अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उन्हीं के ऊपर हम ऑडिट भी करें, उन्हीं के ऊपर हम रिव्यू करें। तो अब यहां पे थोड़ा सा अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को आप इंप्रूव करें ये इधर से मिटा दूं, समझ आ रहा है ना? ऊपर से तो नहीं गुजरा, पक्की बात है ऑडिट रिव्यू। रिव्यू के लिए दो स्टैंडर्ड्स हैं। एक है ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, आर रिव्यू ई एंगेजमेंट 2400 और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिव्यू एंगेजमेंट 2410। अब अगर पाकिस्तान में हम बात करें तो जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं, जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं, और दूसरी कौन सी होती हैं? अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी ने दो काम करने होते हैं, एक ऑडिट करवाना होता है प्लस रिव्यू करवाना होता है। ऑडिट होगा 12 मंथ्स का, ऑडिट होगा 12 मंथ्स का, ऑडिट होगा
12 मंथ्स का, 12 महीनों का, पूरे साल का ऑडिट होगा, पूरे साल का ऑडिट होगा, पूरे साल का, सारे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आती हैं? सारी स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स, ठीक है जी, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो भी है। तो ये क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। 12 महीनों का क्या होगा? ऑडिट। पूरे साल का क्या होगा? ऑडिट। और एक फिर क्या आ गया? रिव्यू। रिव्यू होता है हमेशा सिर्फ सेकंड क्वार्टर का। सेकंड क्वार्टर क्या है? 6 मंथली अकाउंट्स का। सेकंड क्वार्टर क्या है? 6 मंथली अकाउंट्स का। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे केस में लिस्टेड कंपनीज का रिव्यू होता है वो लेस देन 12 मंथ पीरियड का होता है। वो कितने पीरियड का होता है? लेस देन 12 मंथ पीरियड का होता है। और उस केस में क्या होता है? सिर्फ सेकंड क्वार्टर का हम क्या करते हैं? 6 महीने के अकाउंट्स का क्या कर रहे होते हैं? रिव्यू कर रहे होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर का नहीं। ये मैं अभी बात कर रहा हूं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की फॉर लिस्टेड कंपनीज। ठीक है जी, बात यहां तक समझ आ गई आपको? अब ये ऑडिट तो नॉर्मल ऑडिट है, यहां पे हम रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, यहां तो कोई मसला नहीं है। बात आती है रिव्यू की। इस केस में जो यहां पे हम रिव्यू कर रहे हैं वो रिव्यू आपका फॉल करता है यहां पे, यानी कि ये वाला जो रिव्यू है ये फॉल करेगा 2410 के अंदर। यानी कि व्हेन ऑडिटर ऑफ द कंपनी also conduct review engagement। बेटा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट समझ आ रही है आपको? मैंने कहा जी लिस्टेड कंपनी होगी तो ऑडिट 12 महीनों का रिक्वायर्ड है और रिव्यू 6 महीनों का रिक्वायर्ड है। और इस केस में जो ऑडिटर ही है, यानी कि मैंने ही ऑडिट करना है, मैंने ही रिव्यू करना है, तो मैं 2410 की रिक्वायरमेंट को फॉलो करूंगा। ISRE 2410 आपके सिलेबस में अंडरस्टैंडिंग की हद तक है, डिटेल में उसकी डिटेल्स नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूं इतने ही सिलेबस में इंक्लूडेड है। जो मैं बता रहा हूं इतना ही सिलेबस में इंक्लूडेड है। समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जो बता रहा हूं इस हद तक ही समझे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब इस केस में क्या है? रिव्यू लेस देन 12 मंथ पीरियड का। यहां तक बात समझ आ गई आपको? अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है उसके लिए ऑडिट तो कंपलसरी है, उसके लिए ऑडिट तो कंपलसरी है, ऑडिट कंपलसरी है, रिव्यू कंपलसरी नहीं है। रिव्यू कंपलसरी नहीं है, रिव्यू कंपलसरी नहीं है। बार बार क्यों फोकस कर रहा हूं? ताकि आपको चीजें रिमेंबर हैं। अगर रिव्यू कंपलसरी नहीं है तो क्या मैं खुद करवाना चाहता हूं रिव्यू तो क्या नहीं करवा सकता? ये तो मुझे कहीं नहीं रोका गया। तो यहां पे क्या है? इस केस में अगर अनलिस्टेड कंपनी होगी इस केस में आपकी डिस्क्रिप्शन है। इवन यहां पे भी डिस्क्रिप्शन है। 6 महीने की तो रिक्वायरमेंट जो रिव्यू किया वो तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। अगर इसके अलावा भी आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको रिव्यू करवाना है, तो उस केस में लाजमी नहीं है 6 महीनों की वाली बात। वो 3 महीने का रिव्यू भी हो सकता है, वो 1 महीने का भी हो सकता है, वो 6 महीने का भी हो सकता है, वो 9 महीनों का भी हो सकता है, वो 1 साल का भी रिव्यू हो सकता है। यानी रिव्यू की फिर जो क्लास होगी उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है, अगर आप वॉलंटरली खुद करवाना चाहें, अगर आप वॉलंटरली खुद करवाना चाहें। अब अगर मैं वॉलंटरली खुद करवाना चाहता हूं और मैं 12 महीनों पे नहीं कराना चाहता या 12 महीनों पे कराना चाहता हूं और मेरा जो ऑडिटर है वो उसको नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी का ऑडिटर हूं और एक प्रैक्टिशनर जी हैं, आपकी कंपनी आप कहती है ऑडिटर से नहीं काम कराना, रिव्यू मैं इनसे रिव्यू करवा लेती हूँ। आपने इनसे रिव्यू जब करवाने के लिए बात की तो उस केस में क्या हुआ? वो ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे। यानी आप रिव्यू करना है, रिव्यू के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे? 2400। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑडिटर आपका रिव्यू ना करे, जब ऑडिटर आपका रिव्यू ना करे तो फिर आप कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे? 2400 को फॉलो करेंगे। अगर ऑडिटर ही रिव्यू कर रहा है तो फिर कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे? 2410। और अगर ऑडिटर कोई और है और जो बंदा रिव्यू कर रहा है वो कोई और है तो फिर कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे? 2400। फिर कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे? 2400। जी, जो ऑडिटर है अगर वो ही रिव्यू करेगा तो फिर उसका क्या फायदा होगा? फायदा है ना, अंडरस्टैंडिंग उसके पास बेहतर है कंपनी की। ये दोनों स्टैंडर्ड में फर्क क्या है? यहां पे प्रोसीजर कम है फर्दर, रिव्यू के अंदर भी फर्दर कम प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि जब मैंने ऑडिट किया था मैंने कंपनी के बिजनेस को भी समझा हुआ है, कंपनी के कंट्रोल्स को भी समझा हुआ है, कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये भी पता है रिस्क कहां पे है, फ्रॉड कहां पे हो सकता है, गोइंग कंसर्न के मसले कहां पे हैं। तो मेरे पास तो उस कंपनी की इंफॉर्मेशन ज्यादा बेहतर है।
और अगर मेरे पास उस कंपनी की ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन है तो जब मैं रिव्यू करूंगा तो मेरे पास ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो स्टैंडर्ड उन्होंने बना दिया, उन्होंने उसके अंदर प्रोसीजर को कम कर दिया। अब यही बात 2400 और 2410 में फर्क क्या है? 2410 के अंदर प्रोसीजर्स कम है ऑडिटर के लिए, और 2400 में प्रोसीजर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस केस में आप ऑडिटर नहीं है कंपनी के, तो आपको कंपनी के बिजनेस की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आपको कंपनी के कंट्रोल्स की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आपने कंपनी के प्रोसीजर्स को भी देखना है। तो फिर आपको यहां पे क्या करनी पड़ेगी? मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। यहां पे मेहनत क्या करनी पड़ेगी? काम। जी। जब ऑडिट ही हो गया तो उसको रिव्यू क्यों करवाना? ऑडिट किसका हुआ है? 12 महीनों का। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसका ईयर एंड है 1 जनवरी 2025। ऑडिट किस पीरियड का होगा? 31/12/2025 तक का होगा। 31/12 तक होगा ना। अब दरमियान में एक डेट आ गई 30 जून 25। अच्छा, ये जो 31/12 पे ऑडिट है ये कब कंप्लीट होगा? 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अब ये क्या मैं 1 साल और 4 महीने का वेट करूंगा रिजल्ट देखने के लिए? नहीं। वो फिर रिक्वायरमेंट क्या आ जाती है कि भाई लेस देन 12 मंथ पीरियड के ऊपर जाके एक रिव्यू करवा के आए। यानी कि देखे ना, अगर एक कंपनी है, साल तो कंप्लीट होने के बाद ऑडिट होगा। रिव्यू केस में क्या होगा? 6 महीने क्लोज हुए तो 6 महीने के बाद उसका रिव्यू हो जाएगा। ऑडिट से पहले होगा ना, रिव्यू है। देखें 30 जून 25 है तो ये 60 डेज में कंप्लीट करना है। तो इसकी मैक्सिमम डेट क्या होगी? जून है ना, जुलाई अगस्त, 30 अगस्त होगी। अब ये रिव्यू की जो रिपोर्ट है वो 30 अगस्त तक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से आपका मॉक होता है, एक फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम से पहले क्या होते हैं? मॉक। मॉक क्या है? रिव्यू एंगेजमेंट। और फाइनल एग्जाम्स क्या है? ऑडिट। बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? आपका सेशन शुरू हुआ, सेशन के एंड के ऊपर जाके मैं एक दफे एग्जामिनेशन में अपियर हूं, हो सकता है गलतियां ज्यादा हो जाएंगी, तो बेहतर क्या है कि पहले मॉक में बैठ जाया जाए। तो इस तरह से यहां पर रिक्वायरमेंट है कि आप 6 महीने के अकाउंट्स का क्या करवा लें? रिव्यू करवा लें। ये बात, ये एक रीजन है। दूसरी रीजन आपने बात की थी कि अगर मेरे पूरे साल का ऑडिट हो रहा है तो फिर मुझे रिव्यू की जरूरत क्या है? अब नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैंने किसी इन्वेस्टर को लेके आना है और मैं उसको डिटेल्ड अकाउंट्स और डिटेल चीजें नहीं शेयर करना चाहता। मैंने उसे कहा कि मैं आपको रिव्यू करवा देता हूं क्योंकि ऑडिट करवाने में मुझे टाइम लगेगा। तो उसने कहा जी ठीक है, आप रिव्यू करवा दें मुझे। उस केस में मैंने क्या किया? वॉलंटरली रिव्यू को अडॉप्ट किया और मैंने किसी कंपनी को, ऑडिट फर्म को बुलाया और कहा जी मुझे रिव्यू करके दे दें। तो उन्होंने मुझे 1 साल का रिव्यू भी करके दे दिया, क्योंकि मुझे पता था उसके ऊपर टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी, मुझे जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, मैं इन्वेस्टर को दे दूंगा और मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मेरे पास ऑडिट हुआ है ऑलरेडी तो फिर मुझे कोई मुश्किल नहीं है उसकी रिपोर्ट शेयर करने में भी उसको। ये रीजन हो सकती है। तो वॉलंटरली भी हो सकता है, कंपलसरी भी हो सकता है। कंपलसरी सिर्फ लिस्टेड केस में है, वॉलंटरली आपकी किसी कंपनी के केस में भी है। अगर आप ऑडिटर हैं और आप रिव्यू कर रहे हैं तो 2410 को अडॉप्ट करेंगे, और अगर आप ऑडिटर हैं, आप रिव्यू नहीं कर रहे, रिव्यू किसी और ने करना है, तो वो 2400 को फॉलो करेगा। रिव्यू एंगेजमेंट इज लिमिटेड एश्योरेंस। रिव्यू एंगेजमेंट का दूसरा नाम नेगेटिव एश्योरेंस भी है। रिव्यू एंगेजमेंट में प्रोसीजर कम होते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस का दूसरा नाम पॉजिटिव एश्योरेंस है। रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर प्रोसीजर की एक्सटेंट ज्यादा होती है और जो टाइप ऑफ ओपिनियन होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। जी। अभी आपने कहा कि ऑडिटर ही अगर रिव्यू करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब वो ज्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन अगर एक रिकमेंडेड मैंने नहीं वर्ड यूज किया, मैंने कहा है कि उसके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर एक ऑडिटर है उसको एक चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है, हाँ, ऑडिट में भी वो गलती की रिव्यू में भी वही करेगा, तो फिर नॉलेज में ये मैं समझ नहीं आई बात की आपने। अगर इसको एक चीज एरर नहीं आइडेंटिफाई हो सका क्या लिखा था और रिव्यू ऑडिट में भी सर्च बार फिर वो नहीं आइडेंटिफाई हो सका। नहीं, देखो बात लग गया है, इसलिए तो हम एब्सोल्यूट श्योरेंस नहीं देते। एरर के तो चांस हर वक्त मौजूद है। वो तो हमने यहां पे भी बात की थी कि रीजनेबल एब्सोल्यूट श्योरेंस क्यों नहीं देते, इसके अंदर ये बात कर दी हमने कि गलती के चांसेस हैं, परफेक्शन अचीव है नहीं हो सकती। ये स्टार्ट आपने यहीं से लिया था कि परफेक्शन अचीव है नहीं हो सकती। जब परफेक्शन अचीव नहीं हो सकती तो गलती के तो चांस मौजूद है ना, वो तो रहते हैं। इसलिए तो एब्सोल्यूट श्योरेंस नहीं दे रहे। इसलिए हम कौन सी श्योरेंस दे रहे हैं? रीजनेबल है। जी जी, नहीं होगा कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट किस, मैं बताता हूँ किस लिए नहीं होगा। ठीक है, जब उसने रिव्यू करना है तो उसने ऑडिट रिपोर्ट भी तो देखनी है ना। अगर ऑलरेडी ये काम पे ऑडिट हुआ,
हाँ, पहले रिव्यू होगा फिर ऑडिट होगा। हाँ, रिव्यू के अंदर ये बिल्कुल हो सकता है और होता भी है, क्योंकि रिव्यू के अंदर लिमिटेड प्रोसीजर लगे हैं, लिमिटेड इंफॉर्मेशन को एंगेज किया गया है। हो सकता है एनुअल ऑडिट करें तो उसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन निकल आए, तो उस केस में हमारी बख्शिश हो जाती है। बख्शिश क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने वहां पे ये लिखा है कि बेस्ड ऑन आवर प्रोसीजर परफॉर्म नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। तो जो मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, अगर मैं उसमें जस्टिफाई करा देता हूं कि उसमें कोई गलती नहीं थी, तो फिर मेरी कोई मसला मसाइल नहीं है। डिफरेंस बिल्कुल हो सकता है कि मेरी रिव्यू की रिपोर्ट रीजन ठीक चली गई हो, एक्चुअली उसमें गलतियां हो, और वो कब आइडेंटिफाई हुई हो? जब ऑडिट के वक्त गए हो, तो डिफरेंट हो सकती हैं, लाजमी नहीं है वो एक जैसी हो। ऑडिट ऑब्वियसली ऑडिट। रिव्यू तो एक प्री डिटरमिन्ड रिक्वायरमेंट के तौर पे हमने करवा दी है ना, सिर्फ मार्केट में लोगों की जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पे करवा दी है, लेकिन जैसे ही ऑडिट कंप्लीट हो गया रिव्यू की रिपोर्ट खत्म हो जाती है, फिर मेन ऑडिट की रिपोर्ट कंसीडर की हो जाती है। किस चीज का? उस पीरियड का रिव्यू करवाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको ऑडिट हो जाए तो फिर रिव्यू की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि ऑडिट जो होता है वो सुपरसीड होता है रिव्यू से। नहीं करा नहीं करा सकते, एक ऑडिटर ही करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट ही है। जी, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस इज गुड एंड आई बिलीव कि अब आपको समझ आ रही है। अगर सवाल ना कर रहे होते तो फिर मैं कहता नहीं समझ आ रही। 31 दिसंबर नहीं 1 जनवरी है ना, 6 महीने, 2 क्वार्टर के बाद 6 महीने बनता। 3 महीनों के ऊपर भी हो सकता है, देयर इज नो वरी अबाउट इट। अगर देखें फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी तरफ से जो ग्रुप रिपोर्टिंग होती है, ग्रुप रिपोर्टिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो जर्मनी में है, उसकी एक लोकल कंपनी पाकिस्तान में है, तो उन्होंने हर 3 महीने के बाद अपना रिव्यू करवा के भेजना होता है, आफ्टर 3 मंथ्स। तो वहां पे 3 मंथ्स के बाद होगा रिव्यू। रिव्यू लेस देन 12 मंथ का भी हो सकता है, 12 मंथ का भी हो सकता है, देयर इज नो कंपल्शन इसके ऊपर। मैंने आपको शुरू में ही बात की थी, रिव्यू किसी पीरियड का भी हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो की बात? लेकिन यहां पे जो रिव्यू होगा वो हमेशा लेस देन 12 मंथ का ही होगा। यहां पे जो रिव्यू होगा वो लेस देन 12 मंथ का होगा। यहां जी 24/10 के अंदर वॉलंटरीली में कोई भी डेट ले सकते हैं आप, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहूं, आप जितना मैंने आपको बताया इससे ज्यादा ना जाए डिटेल में। आपके सब्जेक्ट में सिर्फ डेफिनेशंस हैं और डिफरेंस है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं है। मैंने फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया इसको। जी, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? तो जनाब ये हमारे पास अश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर अश्योरेंस सर्विसेज की बात हुई है। एक है नॉन अश्योरेंस सर्विसेज, ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये करके तो आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। फिर मैं सिलेबस में बताता हूँ सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। नॉन अश्योरेंस नो श्योरिटी, नॉन अश्योरेंस नो श्योरिटी। नो श्योरिटी का मतलब क्या है? कि कोई श्योरिटी नहीं है, कोई तसल्ली नहीं है। देखें यहां पे फिर भी रीजनेबल श्योरिटी थी, यहां पे लिमिटेड श्योरिटी थी, श्योरिटी जरूर थी। यहां पे श्योरिटी नहीं है, यहां पे श्योरिटी नहीं है। हाँ जी, यानी कि बीइंग प्रैक्टिशनर हम श्योरिटी नहीं दे रहे। देखें रीजनेबल थी तो हमने कहा था हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लिमिटेड थी थोड़ी सी एश्योरेंस थी, श्योरिटी तो मौजूद थी, चाहे वो रीजनेबल एश्योरेंस थी चाहे वो लिमिटेड एश्योरेंस थी। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन एश्योरेंस की, तो एश्योरेंस है नहीं है। नॉन एश्योरेंस का मतलब क्या है? कोई श्योरिटी नहीं है, क्रॉस। अगर नॉन एश्योरेंस है, श्योरिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? यस, इसका मतलब प्रोसीजर की परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है? सर्टेन काम करने की परफॉर्मेंस। यानी कि फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट्स हैं, मैं ऑडिट फर्म हूं, आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं कि हमने ये चेक करना है कि हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं उनमें 100 चेयरें हैं, 50 डेस्क हैं, 400 प्रोजेक्टर्स हैं, 1000 लाइटें हैं। ये सिर्फ चेक करना है कि 400 टेबल हमारे पड़े हैं या नहीं पड़े, 400 प्रोजेक्टर हमारे पास पड़े हैं या नहीं पड़े। आप आएँ, आके अपनी टीम लेके आएँ और हमें काउंट करके बता दें कि हमारे पास जो डाटा पड़ा है वो इतना है या नहीं है। अब इस केस में क्या मैंने अपनी तरफ से कोई चीज डिजाइन की है? मुझे इंस्ट्रक्शन किसने दिए हैं? क्लाइंट्स ने। इस केस में मुझे क्या क्लाइंट इंस्ट्रक्शन दे सकता है? नहीं। इस केस में प्रोसीजर अब एग्जामिनर है, क्या एग्जामिनर को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? चाहे वो ऑडिट हो चाहे वो रिव्यू हो,
चाहे आपका पेपर चेक हो रहा हो या पेपर का रिव्यू हो रहा हो, तो क्या आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई मेरा पेपर चेक करते हो ये 4 काम देखने हैं? नहीं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आते हैं और आप मुझे आके बताते हैं कि सर आप मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सिर्फ आइडेंटिफाई करके बताएं इस पेपर में मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या है, इस केस में इंस्ट्रक्शन किसने दी है? आपने। जब आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दी है, मैंने उस इंस्ट्रक्शन के जवाब में क्या दूंगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है। क्या मैंने अपनी तरफ से कोई इसमें अपनी रॉकेट साइंस लगाई है? क्या मैंने ये चीज देखी है कि पेपर के अंदर जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो ठीक थी या नहीं थी? क्या सिलेबस के मुताबिक लिखा गया है या नहीं लिखा गया? क्या क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं है? क्या मैंने ये सारे काम किए हैं? नहीं किए। मैंने क्या किया है, आपने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दी कि सिर्फ ग्रामर की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर दें, और मैंने उन ग्रामर की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके आपको जवाब दे दिया कि इसमें ग्रामर की मिस्टेक मौजूद है या ग्रामर की मिस्टेक मौजूद नहीं है। क्या मैंने इसके अलावा कोई काम किया है? नहीं। तो जब मैंने कोई और काम किया ही नहीं है तो क्या मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं? आप क्या उस पेपर को लेकर मार्केट में जा सकते हैं कि देखे मुझे इस टीचर ने कहा है कि तुम पास से तुम्हें फेल गलती से किया गया है? क्या कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि श्योरिटी नहीं मिली आपको, क्योंकि श्योरिटी नहीं मिली। बल्कि क्या करवाया आपने स्पेसिफिक प्रोसीजर्स को रीपरफॉर्म करवाया। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में फिर 2 तरह की असाइनमेंट्स आपकी आती हैं। एक आती है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, और दूसरी आती है आपकी कंपाइलेशन एंगेजमेंट। पहले बताएं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर समझ आ गया आपको? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, पेपर लेके आए आपने कहा कि मुझे ग्रामर की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर दें या मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो पूरे हैं या नहीं है, बाकी ये चीजें आप कुछ नहीं देखना आपने। तो मैंने वो प्रोसीजर परफॉर्म किए जो आपने मुझे डिक्टेट किए। दिस इज कॉल्ड द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। इसके लिए ISRS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, मैंने क्या लिखा था? अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो रिलेटेड सर्विसेज क्या होती हैं आपकी? नॉन एश्योरेंस। उसमें पहली सर्विसेज कौन सी हैं? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ये बात समझ आ रही है? और भाई ऊपर से तो नहीं गुजरी? पक्की बात है? ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे क्या है? कंपाइलेशन एंगेजमेंट। सवाल है कोई आपका? कंपाइलेशन एंगेजमेंट से मुराद क्या है? कंपाइल करना। आप ट्रायल बैलेंस लेके आए, आपने कहा जी मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दे, मैंने उस ट्रायल बैलेंस की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बना के दे दी है और मैंने एक छोटी सी उसके ऊपर कंपाइलेशन की रिपोर्ट लगा दी है। क्या मार्केट में जाके वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं देखें मैंने ऑडिट करवा के आ गया हूं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड इट इज अ रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। इसलिए यहां पे मैं ये बात श्योरिटी वाली नहीं कर सकता। मैंने क्या किया, आपने डाटा दिया, मैंने कंपाइल करके आपको वापस दे दिया। मैंने इसके अलावा कोई और काम इस पे परफॉर्म नहीं किया। तो सेकंड इज द कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन एंगेजमेंट जो होती है ये नॉन एश्योरेंस के अंदर आती हैं और नॉन एश्योरेंस आपके रिलेटेड सर्विसेज में आती हैं। इसलिए इसको कहा जाता है एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज डिपार्टमेंट। ये बात समझ आ गई आपको? और ये जो डिस्कशन है हमारी, ये सारी चैप्टर 1 की डिस्कशन है। जो अभी तक हम पढ़े चैप्टर 1 की डिस्कशन है, मैं आपको चैप्टर 1 के अंदर कल मार्क करवा दूंगा इंशाल्लाह इन चीज़ों को, और फिर हम आगे ऑडिट के स्टेप्स की तरफ जाएंगे, रीजनेबल एश्योरेंस को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। यहां तक कोई अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, नो ऑडिटर रिपोर्ट। क्या होगा वर्ड? प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट नहीं होगा। समझ आ गई बात की? अच्छा एक और बात, फिर वो डिटेल ज्यादा हो जाएगी। मैं बताऊं डिटेल्स इतनी है आप पहचान जाएंगे। इस केस में जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, क्योंकि आप ऑडिटर तो नहीं है कंपनी के। इस केस में वर्ड यूज होता है ऑडिटर रिपोर्ट। ये बात समझाइए आपको? 2400 में ऑडिटर रिव्यू नहीं करता ना, कोई और बंदा रिव्यू करता है। तो जो कोई और बंदा वो ऑडिटर तो नहीं है, तो वर्ड क्या यूज होता है यहाँ पे? प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। यहाँ पे वर्ड क्या यूज होता है? ऑडिटर रिपोर्ट। लेकिन आपके लिए फाइनल के ऊपर ये जाके चीजें काम आएंगी, अभी के लिए जरूरत नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट इट। बस जितना बताया उतना याद रखें जी। कोई और क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है जी? अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है चीज़ों के ऊपर? कोई चेंज ऑफ मेथोडोलॉजी? क्योंकि पहली 5-6 क्लासों में मैं आपसे पूछूंगा कोई चेंज ऑफ मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड है? कोई अभी तक आपको सीक्वेंस में चीज़ नहीं समझ आ रही? कोई प्रॉब्लम है? कोई आपको मेरी बोलने की स्पीड तेज़ है?
स्पीड कम है, आवाज़ ज़्यादा है, कम है, आपको किसी तरह का कोई मसला है तो अभी आप कर सकते हैं। पहली 5 क्लासों के अंदर मैं आपसे फीडबैक लेता रहूँगा, उसके बाद फिर मैं उसके मुताबिक की चीज़ों को कैरी करूँगा। तो कोई क्वेश्चन है जी तो कर लें, अदरवाइज मैं क्लास कंक्लूड कर दूँगा। नो क्वेश्चन जी? ले जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।